नमस्कार सभी हमारे तारों की तरह टिमटिमाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों। हम लोगों आज जो इस सेशन में कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री। और क्लास 9 का केमिस्ट्री में हम लोग कौन सा चैप्टर को कवर करने वाले हैं? तो चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु संरचना है ना। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग परमाणु संरचना से रिलेटेड जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यानी प्रश्न जो हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, है ना। और उसमें अगर देखा जाए तो पार्ट 1 तुम लोगों को दिया जा चुका है, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ जो है उसमें एक्स्ट्रा जो है फैक्ट्स दिया गया है। उसके बाद आज जो हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे वो दूसरा इसका पार्ट करेंगे, है ना। और दूसरा पार्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग 5वां क्वेश्चन तक हम लोग उसमें कवर कर लिए थे। आज हम लोग 6ठा क्वेश्चन को देखने वाले हैं, है ना। चलो तो देखते हैं 6ठा क्वेश्चन क्या है। यदि तत्व Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। अब यहां से पूछ रहा है कि तत्व जो है ना, कोई भी तत्व है, ठीक है, यानी Z बराबर 3 है। एक तत्व जो होता है उसका एक परमाणु संख्या होता है। समझना, किसी भी तत्व का एक परमाणु संख्या होगा और एक परमाणु द्रव्यमान होगा। क्या होगा? एक परमाणु द्रव्यमान होगा। परमाणु संख्या जो होगा वो क्या होगा? तो समझना, परमाणु संख्या जो है ये प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। और परमाणु द्रव्यमान किसको कहा जाता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो इसको समझना, द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या। अब ये जो परमाणु संख्या है ना, इस परमाणु संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, यानी परमाणु संख्या को किससे हम लोग दिखाने का काम करते हैं? तो Z से दिखाने का काम करते हैं। अब Z बराबर दिया हुआ है 3, यानी परमाणु संख्या 3 दिया हुआ है ना। तो परमाणु संख्या मतलब ये क्या है? ये प्रोटॉन की संख्या है। अब एक परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती, यानी प्रोटॉन की संख्या 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना उसमें होगी? 3 होगी, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता हम लोग किसको देखें? जो कक्षा के सबसे बाहरी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही संयोजकता होगी। तो कह रहा है कि एक ऐसा तत्व का नाम बताइए जिसका परमाणु संख्या 3 है। तो उस तत्व का नाम लिथियम है। अब लिथियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग सजाना चाहे तो पहली कक्षा में कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब दूसरी कक्षा में कितना हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना लिथियम में 3 है, 2 पहली कक्षा में भर गया तो लास्ट वाला कक्षा में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। तो वही आंसर में तुमको बता रहा है कि तत्व का संयोजकता 1 होगा और तत्व का नाम क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? लिथियम हो गया, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और अगला क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 है तो इसके m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? चलो फिर से लिखते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यानी L कक्षा हो गया। उसके बाद K कक्षा है ना, K कक्षा हो गया, L कक्षा हो गया, ये M कक्षा हो गया, है ना। यही ना तुमसे बोल रहा है। सबसे पहले जो है केमिस्ट्री में समझने का प्रयास करो तभी तुम्हारा आंसर निकलेगा, है ना। और खासकर इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पहली कक्षा K है, K में हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं क्योंकि परमाणु संख्या 16 दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया,
इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 5 6 7 8, यानी 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन खत्म। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये समझने से है। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। अब अक्रिय तत्व क्या है भाई? तो समझो कि जिन तत्वों की संयोजन शक्ति या फिर संयोजकता शून्य होती है अक्रिय तत्व कहलाते हैं। इसको नहीं भी लिखोगी काट दो, ठीक है, बस इतने लिखो। जिन तत्वों की संयोजकता शून्य होती है अक्रिय तत्व कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ है हीलियम, है ना। देखो कोई भी तत्व है, ठीक है, जिसका अष्टक पूरा रहता है। जैसे मान लो कि एक कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में भरा हुआ है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अक्रिय तत्व जो होता है ना, उसके बाहरी कक्षा जो है अष्टक, यानी अष्टक जो होता है वो पूर्ण होता है, इसीलिए उसकी संयोजकता शून्य होती है। और वैसे तत्व जो है अक्रिय तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हीलियम। अगला समझो, यहां पे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई तत्व है, ठीक है, जो 27 × 13, ये 27 × 13 नहीं है, इसको समझो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टाइपिंग वैसा लेता नहीं है, जिसके कारण नहीं हो पाता है, ठीक है। देखो कोई भी तत्व है, ठीक है, उसको हम लोग अभी तुमको क्या बताए कि उसकी परमाणु संख्या होती है और उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो तत्व के नीचे जो होता है ना वो परमाणु संख्या हमेशा लिखा जाता है, इसको समझना। तत्व के नीचे जो होता है वो परमाणु संख्या हमेशा लिखा जाता है और ऊपर में तत्व का द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये गड़बड़ी मत करना, ठीक है। नीचे में परमाणु संख्या, मान लो ये कि यो तत्व है, इसके नीचे परमाणु संख्या होगा और ऊपर में द्रव्यमान संख्या। जैसे हम तत्व मान लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का हमको परमाणु संख्या लिखना हो और द्रव्यमान संख्या लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है तो हम 8 लिख दिए, और द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन का 16 होता है तो हम 16 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है किसी तत्व में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को दर्शाया जाता है। वही यहाँ पे जो दिया है तुम्हारा ना, यहाँ पे x जो है कोई अन्योन तत्व है, ठीक है, उसका कह रहा है कि परमाणु संख्या 13 है और द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है? तो वो 27 है। अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो तुमको हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी किसी भी तत्व में यानी परमाणु में जितना ही प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसको गांठ बांध लो, यानी जितने प्रोटॉन संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो तुमको बताए कि परमाणु संख्या जो होता है किसी तत्व का वो क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे क्या हो गई? 13। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? 13। तो आंसर में क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 13, प्रोटॉन की संख्या 13। अब हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। अब हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ये बता चुके हैं ना कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब 27 में तुम 13 माइनस कर दो, क्योंकि 13 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 13 क्या है? प्रोटॉन की संख्या है। अगर 13 माइनस करेंगे तो 14 यहाँ पे बचेगा। अब 14 ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। निकल गया तीनों। तो यहाँ से जो है ना सिर्फ समझने का है, समझोगी तभी यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। एक बार और बता रहे हैं, मान लो कोई x है तुम्हारा तत्व, इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 है और परमाणु संख्या 13 है ना।
तुमको बता चुके हैं परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और जितना ही प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी परमाणु में। अब 13 अगर प्रोटॉन की संख्या है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 13। अब द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या अगर जोड़ा जाता है तभी वो द्रव्यमान संख्या बनता है। अब प्रोटॉन की संख्या है 13 तुम्हारा, तो 27 में 13 को माइनस कर दो, बराबर बचेगा 14। तो 14 क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये बहुत वीवीआई है, देखना एग्जाम्स में आ भी सकता है, ठीक है, रियल टेस्ट में। केनाल किरण क्या है? ठीक है, तो केनाल किरण एक किरण है जिसका खोज जो है गोल्डस्टीन साहब किए थे। ठीक है, वही कह रहा है कि गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ठीक है, तुम अगर नहीं जानोगे बस इतना ही लिख देना, केनाल किरण यही है। ठीक है, अब अगर ज्यादा तुम लिखना चाहती हो तो थोड़ा सा देख लो कि यह जो किरण है यानी केनाल किरण, ये पॉजिटिव रे है। कैसा? इस पर चार्ज जो है ये पॉजिटिव होता है। वही कह रहा धन आवेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे परमाणु कण की खोज हुई। इसी के द्वारा जो है ना प्रोटॉन का खोज हुआ था। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है दूसरे परमाणु कण का खोज हुआ था। कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ना ये निगेटिव है और प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव है, इसीलिए कह रहा है कि इसके विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना थी अधिक होता है, इसका नाम प्रोटॉन दिया गया। ठीक है, यही चीज कह रहा है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान था वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा जो है 2000 गुना जो है अधिक था। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन दिया गया। यानी तुमसे पूछेगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के पूरी तरह से भरे हुए के और एल कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। अब फिर से यहाँ पे आइए। ठीक है, परमाणु संख्या सोडियम का क्या होता है? 11 होता है। ठीक है, पहला कोश है के, दूसरा कोश है एल, ये कोश के है, ये है एल, है ना। अब देखो 11 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तीसरा वाला में, यही कह रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना लिख दिए? 11। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी? सोडियम आयन में 10 हो जाएगी, क्योंकि एक जो है ये संयोजकता के रूप में चला जाएगा, यानी ये शेयर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2:8 हो जाएगा, यही ना, क्योंकि एक जो है वो तो शेयर हो जाएगा। अब क्योंकि भरा हुआ का ही ये व्याख्या करने बोल रहा है, बाहर का ये व्याख्या करने नहीं बोल रहा है, के और एल कोश की व्याख्या करने। तो के और एल कोश में हम उतने करेंगे कि सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिर कितना हो जाएगी? 1 में 2, 1 में 8, 10, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा? 2:8 हो जाएगा। अतः के और एल दोनों कोश पूर्णतः क्या है? भरा हुआ है। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा लिखिए। संयोजकता हम क्या बताए हैं? किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसी को संयोजकता कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है, सब याद कर लेना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? देखो, जैसे कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, जनरली जो है 2 ही का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पहला कक्ष में 2 तो 2 पहले लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। उसके बाद देखो परमाणु संख्या सिलिकॉन का 14 है तो 2 8 चला गया, बाकी कितना बचा? 4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, है ना। तो 8 हम ज्यादा लिख सकते हैं, 8 से ज्यादा हम नहीं लिख सकते, बाकी जो बचा उसको तीसरी बार में हम लिखेंगे, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे किसी भी का एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, किसी का परमाणु संख्या जो है वो 27 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। 8 8 16 और 2 कितना हो गया? 18। ठीक है,
अब फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, कितना बच गया, 8 8 16 2 18, 18 और 2 20, यानी 7 2 9 बच गया। फिर हम लोग 8 लिखेंगे तब 1 लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे परमाणु संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 284 हो गया, यानी इसकी बाहरी कक्षा में कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तुमको पहले ही बता चुके हैं। अब उसी तरह ऑक्सीजन का लिखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो इसका ये हो गया। अब इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, तो देखो संयुक्ता जो है ना, इसका अगर हम लोग ऑक्सीजन का लिखे तो 2 हो गया पहली कक्षा में, 6 हो गया बाहरी, यानी ये संयुक्ता हो गया। लेकिन यहाँ पे भी जो है ना 4 तक ही लिया जाता है, 4 से जब ज्यादा हो जाता है तो उसमें माइनस कर दिया जाता है। जैसे देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मान लो कि इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका अष्टक जो है पूरा हो जाएगा बाहरी कक्षा, है ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन को कहीं ले जाना पॉसिबल है या 2 इलेक्ट्रॉन को दे देना पॉसिबल है, तो कहोगी कि 2 इलेक्ट्रॉन को दे देना पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि 8 में से 6 को घटा दिया जाता है, ठीक है। बाकी कितना बचा, 2, यानी 2 किसी से ले लिया जाएगा, तब इसका जो है बाहरी कक्षा पूरा हो जाएगा। तो इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 4 तक अगर है ना, तो बाहरी कक्षा में अगर 4 तक उपस्थित है तो उसकी वही हो जाएगी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता, ठीक है। 4 से ज्यादा है तो 8 से हम लोग उसको घटा लेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी संयुक्ता को लिखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी। 3rd नंबर जो बताए थे कि नील्स बोर जो परमाणु की संरचना को लेकर आए थे वो कौन सी अवधारणा दिए थे, तो यहां समझो 2 अवधारणा उनका मुख्य था। पहला था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। सही बात है, कोई निश्चित कक्षा है उसी पे ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जहां तहां तो चक्कर लगाएगा नहीं, वही बात को ये कह रहे हैं। अगला है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा की विकिरण नहीं होती है, इसका ऊर्जा जो है ना, इसका ऊर्जा जो है उसका विकिरण नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज जो है ये कहते हैं नील्स बोर। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर किन तथ्यों को प्रस्तावित किया है। पहला यहाँ क्या कहते हैं वो कि परमाणु धन आवेशित गोला का बना है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा हुआ होता है। देखो ये कहते हैं टॉमसन साहब कि एक तरबूज देखे हैं, तरबूज के समान ही इलेक्ट्रॉन की संरचना है। जैसे लाल जो खाने वाला भाग होता है ना, ये परमाणु होता है, ठीक है, और उसके बीच में ये जो रेड रेड बीज जो धंसा हुआ होता है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये जो परमाणु होता है ये धन आवेशित होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें होता है। वही कह रहे हैं कि परमाणु धन आवेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा हुआ होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना उसमें क्या है कि बीच बीच में धंसा हुआ होता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समाप्त होते हैं, यानी सेम होता है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि जितना पॉजिटिव यहाँ पे होता है चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव जितना है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस मिलके उदासीन बना दे रहा है ना, मतलब न्यूट्रल हो जा रहा है वो। तो वही कहते हैं कि परमाणु जो है ये विद्युत रूप से क्या है, ये उदासीन है। तो ये 3 बातें बोले हैं, इस 3 चीज को याद रखना। कहते हैं क्या, पहला चीज कि परमाणु धन आवेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है धंसा हुआ होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही मतलब क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज होता है इसमें, इसीलिए परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका कहा हुआ था, ये किनका कहा है, टॉमसन का कहा हुआ है ना। चलो अगला हम लोग चलते हैं बोर, नील्स बोर, जिसको बरी नाम से भी जाना जाता है। नील्स बोर और बरी नामक वैज्ञानिक में परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए कौन सा नियम प्रस्तुत किया। मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग बांटना है, वितरित करना है, उसके लिए कौन सा नियम दिया गया, तो समझो क्या कह रहा है।
परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम यानी नियम के नाम से जाना जाता है। स्कीम नहीं, हाँ नियम लिखना, ठीक है, नियम के नाम से जाना जाता है। अब इस नियम के अनुसार क्या हो रहा है वो समझो। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां इन कक्षा की संख्या या ऊर्जा अधिकतर है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ये जो है क्या होगी, ये होगा, जो तुमको बता चुके हैं हम। 2n² से समझा चुके हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, ये बोर बरी साहब ही दिए थे। जैसे पहला कक्ष यानी के कोष में संख्या कितनी होगी, 2 × 1 = 2 हो जाएगी, इस सूत्र से रखेंगे, है ना। दूसरे कक्षा में कितना हो जाएगा, यहां पे समझो, यहां पे ये 22 नहीं है, ठीक है, 2 और n² पर रखेंगे, तो यहां पे देखो n हमारा कितना है, दूसरी कक्षा में 2 है, उसका स्क्वायर है ये, ठीक है, यहां पे स्क्वायर नहीं लिखा था इसलिए ऐसे लिखे हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 2 से गुना कर देंगे इससे तो 8 हो जाएगा। उसी तरह ये जो है ना 3 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 दूना 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। ये जो अभी हम तुम लोग को समझाए हैं ना पहले, वही वाला निल्स बोर का ही दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का वितरण है, तो ये तुम लोग समझ सकती हो। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा बात, बोर बरी का इलेक्ट्रॉन वितरण का जो नियम है उसमें क्या कहता है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहरी कोष कक्षा में कितना हो सकता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, इसको एकदम गांठ बांध लेना, ठीक है। सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब देखो यहां क्या कहता है, किसी परमाणु के दिए गए कोष में, परमाणु का ये जो कोष है, ठीक है, वही कह रहा है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक बाहर कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। अब इसमें मान लो कि 8 जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को नहीं भर सकते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेगा जब तक कि उसे पहले वाले भीतरी कक्षा यानी कोष जो है पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षा जो है वो कैसे भरती है, क्रमानुसार भरती, यानी पहला भरेगा, दूसरा भरेगा, तब तीसरा, तब चौथा कक्षा भरेगा, है ना। तो 3 बातें मुख्य थी किनके, बोर बरी के। एक बार फिर से बता देते हैं इसमें जो कहा गया है वो बात। जैसे 4 कक्षा की बात हमने बताई थी तुमको, इलेक्ट्रॉन वितरण करने के लिए 2n² से भरते हैं। देखो ये पहली कक्षा को संख्या में 1 मानते हैं, दूसरी कक्षा को 2 मानते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का स्तर होता है इसीलिए 1, 2, 3 और 4 मानते हैं हम लोग। अब 2n² में अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 × क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर। ये संख्या जो है ये क्या है, n है ना। तो 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा और 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया, है ना। उसी तरह दूसरी कक्षा को लिखेंगे n² यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया × 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी दूसरी कक्षा में 8 हो गया। उसी तरह तीसरी और चौथी होगा। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगी, दूसरा बात बोले। तीसरा बात कहते हैं कि किसी भी परमाणु दिया गया कोष जो होगा इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेगा दूसरा कोष में जब तक कि पहले वाला कोष भर ना जाए। यही बात तो वो कह रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसमें 4-5 क्वेश्चन दे दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो समझने का कोशिश करना। यहाँ से कहता है कि उदाहरण के साथ व्याख्या करिए कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है वो होगा, ठीक है। समस्थानिकों का कोई 2 उपयोग लिखें। यहाँ पे समस्थानिक का उपयोग भी लिखने कह रहा है। अब एक एक करके समझो। परमाणु संख्या क्या है वो समझो। कहता है
कि किसी तत्व में परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होती। बता चुके थे ना कि ये परमाणु का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है ना नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में कक्षा में चक्कर लगाता है। अब ये जो यहाँ पे प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना, यही परमाणु संख्या होता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, है ना। अब वही चीज को लैंग्वेज में समझो। एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, ठीक है, बता चुके हैं। अब ये जो प्रोटॉन की संख्या है यानी परमाणु की जो ये संख्या है, इसको हम लोग जेड के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं? जेड के द्वारा। जेड मतलब परमाणु संख्या, जेड मतलब प्रोटॉन की संख्या हो गया। अब देखो, कहता है कि हाइड्रोजन के लिए, उदाहरण में अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या कितना है? 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का जो परमाणु का नाभिक है ना, उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगी। इसी प्रकार कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या जो है यानी जेड बराबर कितना है? 11 है, तो इसकी परमाणु संख्या जो है वो कितना हो गया? 11 हो गया, है ना। वही चीज कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? 11 है, यानी जेड बराबर कितना है? 11, ये परमाणु संख्या। अब आते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या में। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है ना नाभिक में उपस्थित। देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग्य को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 क्या है? न्यूट्रॉन है, क्योंकि दोनों का संख्या जोड़ के होता है ना। तो इसमें जो है 6 प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या। आगे चलो, देखो इतना ये बॉक्स को बस याद रखना। द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या। इसी प्रकार एग्जाम्पल में दिया है सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 12 है, दोनों मिलाकर 23 हो गया। पहले ही बता चुके हैं कि जितना प्रोटॉन का संख्या उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, ये दोनों बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या कभी बराबर नहीं होती है, ठीक है। चलो अगला है समस्थानिक। अब समस्थानिक किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे समझना थोड़ा, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे समझो। यहाँ पे हम लोग समस्थानिक, इस सब का देखो, जैसे परमाणु संख्या हो गया, ठीक है, द्रव्यमान संख्या हो गया, समस्थानिक हो गया, इसका सबका परिभाषा तुमको लिखने के लिए दिया जाएगा, याद रखना। परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या का कुल योग जो होता है वो परमाणु संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, मतलब परमाणु संख्या सेम होगा लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? भिन्न होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझो, हाइड्रोजन जो है उसका 3 समस्थानिक होता है, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा क्या है? ट्राइटियम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये जैसे हो गया हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कियो। पहला जो समस्थानिक है उसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम को हम लोग लिखते हैं H, क्योंकि ये हाइड्रोजन का ही है समस्थानिक ना, इसीलिए H लिखेंगे। H यानी इसका परमाणु संख्या 1 है और इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 है ना। अब यहाँ पे देखो, ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम को लिखेंगे H और इसका जो है परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 2 है। अब ट्रिटियम की बात अगर हम लोग करेंगे तो ट्रिटियम को ऐसे लिखा जाता है, परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 3 है। यानी देखो ये जो है परमाणु संख्या सेम है। अभी हम लोग परिभाषा में क्या देखे कि वैसा परमाणु, वैसा तत्व का परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तुमको क्या बताएं, कोई तत्व है उसके नीचे हम लोग उसकी परमाणु संख्या को लिखते हैं
और ऊपर में द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं। नीचे जो है ये परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या देखो अलग अलग है। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। ठीक है, तो यही जो है तुम अगर समस्थानिक पूछे तो डायरेक्ट ये वाला एग्जाम्पल तुम वहां पे लिख दो और तुम ये चीज को लिख दो कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देना, ये बहुत फेमस है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। चलो आगे क्या लिखा है देखते हैं। प्रत्येक की परमाणु संख्या 1 है परंतु द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 3 है। अभी बताए ना कि द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है और परमाणु संख्या सबका 1 है। उसी प्रकार अगर हम लोग कार्बन को देखेंगे तो कार्बन का 2 समस्थानिक है। ठीक है, जैसे कार्बन का 2 समस्थानिक है। ठीक है, एक का क्या है परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12। एक का परमाणु संख्या 6 है और क्या है द्रव्यमान संख्या 14। देखो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गया ना और परमाणु संख्या सेम हो गया, तो ये याद रखना। लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन वाला याद रखना, कार्बन वाला ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, चलो अगला है संभारिक। संभारिक भी तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये VPI है, याद रखना। अब समस्थानिक का जस्ट उल्टा संभारिक हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, कहता है विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है। ठीक है, वहां पे क्या था, परमाणु संख्या सेम था, द्रव्यमान संख्या अलग था, लेकिन यहाँ पे परमाणु संख्या अलग हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या समान होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन की परमाणु संख्या 20 और 18 है। यानी देखो परमाणु संख्या अलग अलग हो गया ना, परंतु दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 ही है, इसलिए कैल्शियम और आर्गन जो है एक दूसरे का क्या है, संभारिक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 4 यहां से प्रश्न जो था वो पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक और समभारिक, याद रखना। ठीक है, और 5वां में पूछ सकता है समस्थानिक का उपयोग। ये 5 प्रश्न जो है ये VPI है। तो समस्थानिक का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखना कि कैंसर जो रोग होता है ना उसके उपचार के लिए कोबाल्ट का समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कैंसर उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहला प्रयोग ये बहुत VPI है, ध्यान रखना। दूसरा उपयोग के रूप में अगर हम लोग आए तो दूसरा क्या है उपयोग समस्थानिक का, तो कहता है कि यूरेनियम का एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी के में ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी यूरेनियम का जो समस्थानिक है ना उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो परमाणु भट्ठी में करते हैं। परमाणु भट्ठी में किस लिए करते हैं, तो ईंधन के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक का 2 प्रयोग था, इसको ध्यान रखना और अच्छे से समझने का प्रयोग करना। आई होप यहाँ तक हम अच्छे से समझा चुके होंगे। जहाँ नहीं समझ में आया होगा जरूर कमेंट करके बताना ताकि हम समझा सके तुम लोग को। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो है ना एक VPI तुम लोग के पास ये क्वेश्चन है। 3 जो परमाणु संरचना का मॉडल लेकर तीनों वैज्ञानिक आए थे उसका यहाँ पे अंतर 5 नंबर में तुम लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल थोड़ा सा तो बता ही दिए हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या बोला था, बोला था कि परमाणु धन आवेशित गोला का बना होता है। बता चुके हैं कि धन आवेशित गोला का बना है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा हुआ होता है। पहला बात इनका ये था, हम लोग समझ लिए। अगला बात यह है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो है परिणाम में समान है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे थॉमसन का परमाणु मॉडल में निगेटिव चार्ज है, इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। तीसरा बात ये कहते हैं कि परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है परंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम में इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम को व्याख्या करने में असमर्थ रहा, मतलब इसकी ये दोष रह गई। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक किसी चीज में त्रुटि नहीं रह जाएगी तब तक उसी चीज पर दूसरा आदमी लेके कैसे किसी चीज को आ सकता है। वही कहते हैं, ये तो कह दिए कि ये जो है ना ये उदासीन होता है, लेकिन जब अगला साइंटिस्ट रदरफोर्ड आते हैं
उनका जो प्रयोग से वो सिद्ध करते हैं उसमें इनका फिट नहीं बैठता है, मतलब इनका त्रुटि हो गया ये। तो 3 चीजें इनकी थी। जैसे एग्जाम्पल में तुम देख सकती हो डायग्राम में थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये धनात्मक गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है धंसा हुआ है बीच बीच में, है ना। चलो दूसरा का देख लेते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये कहते हैं कि परमाणु का केंद्र जो होता है, यानी किसी भी परमाणु का जो ये केंद्र होगा, ठीक है, ये कहते हैं कि एक धन आवेशित है। ये क्या है, धन आवेशित है, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जिसे नाभिक कहा गया। इसे ही क्या ये कहते हैं कि ये नाभिक है ना। यानी यहां से तुम्हारा एक क्वेश्चन बन रहा है कि नाभिक का खोज किसने की थी, तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड किए थे। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक में होता है, इसीलिए हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं ना। अगला है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये वर्तुलाकार रूप में क्या है कि चक्कर लगाता है, ये हो गया। दूसरा क्या कहते हैं समझो, यानी तीसरा कहते हैं कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। यानी जो नाभिक का आकार होता है वो परमाणु की तुलना में काफी कम होता है, जाहिर सी बात है, ये छोटा रचना है ना। आगे कह रहा है कि रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व का व्याख्या करने में असमर्थ रहा। अब देखो रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, परमाणु किस प्रकार अस्थायित्व होगा, मतलब अस्थायी कैसे होगा, ये बता नहीं पाते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो समझो। क्योंकि गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता कोई आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा और इसकी गति धीरे धीरे कम होगी तथा वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थायी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है ना बाहरी कक्षा में, इनका कहना था कि जब पॉजिटिव धन आवेशित ज्यादा हो जाएगा ना, तो इस निगेटिव को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला है, इसको जो है नाभिक की ओर खींच लिया जाएगा और नाभिक जो है ना क्या होगा कि नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा होता ही नहीं था, परमाणु स्थायी है। तो ये चीज को ये बता नहीं पाए, तब ये बोर का परमाणु मॉडल आता है, ठीक है। पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को तुम लोग देख लो। देखो यही है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। इसी में जब जो है ये अल्फा कण सोने की पन्नी में जो है ये पास करवाते हैं, तो कुछ जो है वो आर पार निकल जाता है और कुछ जो है वापस घूमकर चला आता है। जहां से वापस घूमकर आता है तो ये इनका यही मानना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा धन आवेशित, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कोई कण है जो कि जहां से टकरा के ये वापस अल्फा का कण घूम जा रहा है, ठीक है। सोने की परत में अल्फा कण का परिकिरण कौन करवाए थे, तो रदरफोर्ड करवाए थे। क्या चीज का खोज किए, तो नाभिक का खोज किए। नाभिक में किस चीज का, प्रोटॉन का खोज किए, है ना। चलो अगला देखो जो है बोरबरी का, उसको समझो। बोरबरी में क्या कहा गया है वो देखो। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की व्यक्तिगत कक्षा है। यही बताए ना कि बोरबरी साहब जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होगा कक्षा में, यही वो बताए थे, जो कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए, उनकी त्रुटि रह गई थी, है ना। अब यहाँ पे दूसरा कहता है जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाता है तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होता है, मतलब ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, इसी को ऊर्जा का स्तर हम लोग कहते हैं, है ना। आगे कहता है कि बोर मॉडल के परमाणु स्थायित्व की व्याख्या जो है ये अस्पष्ट हो गई। यानी इसके बाद जो है अभी तक परमाणु संरचना का मॉडल नहीं आया, संतुष्ट हो गए इस मॉडल में। आगे देखो इनका मॉडल को देख लो तुम लोग। डायग्राम के ये से डायग्राम हम बता भी चुके हैं। ये देखो नाभिक है, ये कक्षा K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है, ठीक है। और N बराबर 1 है, N बराबर 2 है, 3 है, 4 है, और 2n स्क्वायर में हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको वितरित करते हैं। यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और लास्ट कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन को अधिकतम हम लोग रख सकते हैं, है ना। चलो तो ये तुम लोगों का जो था ये क्वेश्चन था और ये आंसर था, है ना। अब तुम लोग जो है इसको अच्छे से देखने का प्रयास करोगी। इसको जो है थोड़ा सा हम ये कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग लिख सको, ठीक है। अच्छे से तुम लोग समझना और लिखने का प्रयास करना, और वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, ताकि जो तुम्हारा याद नहीं हो आ रहा है ना, वो समझाया हुआ जब बात तुमको दिमाग में जब घुसेगा तो जब बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। इसीलिए बार बार जो है रिफ्रेश करते रहो, इसको लिख भी लो,
कॉपी पढ़ने के लिए बैठो खोल के, फिर वीडियो को चला लो, तब पढ़ो, देखो तुरंत याद तुमको हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आई होप यहाँ तक तुम लोग को आज समझ में आया होगा। अगले क्लास में यानी कल जो है तुम लोग को जो है ना इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू समझा कर एकदम दे दिया जाएगा, ताकि तुम लोग का रियल टेस्ट में प्रश्न जो है ना छूटे। और फिर से बता दे रहे हैं, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समभारिक, समस्थानिक और तीनों का जो परमाणु मॉडल है ये जरूर तुम लोग, और एक कैनाल रे, ये तुम लोग का टेस्ट में जरूर इस चैप्टर से आएगा, इसलिए तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबों को। अगर दिया हुआ वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तुम्हारा जो है वहां पे यूट्यूब जो है ना वो तुमको नोटिफिकेशन भेजेगा कि इस चैनल पर एक नया वीडियो जो है वो दिया गया है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो तुमको तुरंत घंटी, जैसे यहाँ दिया जाएगा चैनल पर वीडियो ना, तुमको तुरंत वहां घंटी बज जाएगा कि वीडियो दिया गया है और तुम देख सकोगे, है ना। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ये फ्री क्लास जो है गरीब से गरीब बच्चे तक पहुंच सके, क्योंकि हम एक सेवा का लक्ष्य भावना से ही इस चैनल को स्टार्ट किए हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबों को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।